नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मंगल के रोज कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की कोशिशों और पॉलिसी इक़दाम की वजह से हिंदुस्तानी मईशत कोविड-19 की वबा के झटके से उभरते हुए रफ्तार पकड़ चुकी है और हिंदुस्तानी मईशत की मौजूदा माली साल में शरह नमो मौसर रहेगी। वहीं मरकजी हुकूमत तमाम शोबों में मुसलसिल बेहतरी लाने और ज़रूरत के मुताबिक इमदाद फराहम करने के लिए सरगर्म है। 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर टेलीविजन और रेडियो पर कौम से अपने खिताब में कोविंद ने अवाम से अपील की कि वो कोविड-19 इन्फेक्शन से बचने के लिए पूरी एहतियात बरते। ये कहते हुए कि बहरान अभी खत्म नहीं हुआ, उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने से लेकर इस आलमी वबाई मर्ज से निपटने में हिंदुस्तान की कोशिशों की तारीफ की। सदर जमहूरिया ने कहा कि खतरनाक वबा के बहरान की इस घड़ी में हमने देखा कि हम तमाम हमवतन किस तरह एक खानदान की तरह जुड़े हैं। डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले ने मुश्किल हालात में तवील घंटों तक काम करके यहाँ तक कि मरीजों की देखभाल के लिए अपनी जानें खतरे में डालकर इंसानियत की खिदमत की है। बहुत से लोगों ने इस बात को यकीनी बनाया कि ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब हों और मुल्क में सरगर्मियाँ आसानी से जारी रखने के लिए सप्लाई चेन में खलल ना पड़े। In the recent months, I have witnessed remarkable examples of our people strengthening the country and the society through their commitment and action in diverse areas. However, I will mention only two such instances. The dedicated teams of the Indian Navy and Cochin Shipyard Limited have built an indigenous state-of-the-art aircraft carrier IAC Vikrant, which is to be inducted into our Navy. Due to such modern military capabilities, India is now counted among the world's leading naval powers. This is an impressive example of moving towards self-reliance in the field of defense. Apart from this, I found one special experience very touching. In a village called Sui in Bhiwani district of Haryana, some enlightened citizens who belong to that village have transformed the village under the Swaprerit Adarsh Gram Yojana, demonstrating sensitivity and diligence. This example of expressing affection and gratitude for one's village or native land is worth emulating. There remains lifelong love and reverence for their native land in the hearts of grateful people. This example strengthens my belief that a new India is emerging, a strong India and a sensitive India. Sashakt Bharat, Samvedansheel Bharat. I am sure that taking inspiration from this example, other resourceful people will also contribute for the development of their villages and cities. मरकजी हुकूमत ने यौम जमहूरिया के मौके पर मंगल के रोज पद्मा अवार्ड्स का ऐलान किया। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और बीजेपी के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह को पद्म विभूषण से नवाजा गया, जबकि दीगर जो अवार्ड्स, अहम अवार्ड्स दिए गए हैं उनमें कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। मरकजी हुकूमत ने जो लिस्ट जारी की है उसमें मुख्तलिफ अलग अलग सेक्टर से जुड़े, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों की 128 लोगों को पद्मा अवार्ड से नवाजा गया है। इनमें 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू ने जजों को मशवरा देते हुए कहा कि अदलिया, मुखन्नना और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तालमेल होना जरूरी है और जजों को इलेक्शन कमीशन के बारे में मनफी तबसरा करने से गुरेज करना चाहिए। रिजिजू ने मंगल को वोटरों के 12वें कौमी दिन के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान अपने खिताब में कहा कि अदलिया, मुखन्नना और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तालमेल जरूरी है और किसी के काम में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी पर भी तनकीद की ये ठीक है और की जा सकती है, लेकिन जबान की कोई हद चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान सोच समझकर बोले। रिजिजू ने कहा कि अदालत को इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। हर कोई अपना काम कर रहा है, सख्त तनकीद में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छे कामों की भी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोविड के दौरान जिस तरह का काम किया उसने जमहूरी निजाम में परेशानी नहीं होने दी। Sometimes we don't realize the importance of being a voter in India. Being a voter in the largest democracy means you are part of the democratic process in the largest democracy of the world. Although it is a voting right, but for me, I always consider this voting right is a voting privilege. And this privilege, we should dearly hold it. Voter ID card. That card is the most important document in India. No other documents can render you the power and privileges that the voting card, the voter ID card can offer you. So we should celebrate it. I must say one thing, the amount of dedication every member of the team puts in, that makes Indian democracy successful. We celebrate and we normally talk about Indian democracy and the success of Indian democracy, but the root cause of the success of Indian democracy is the successful electoral system in India. Without successful election, democracy just cannot sustain. Recently, we passed some amendments in the parliament. Due to so much of ruckus and problems in the parliament, I was handicapped that I could not explain. I wanted to speak at length about the benefits of the 4 amendments which we have brought in the election laws, but there were issues in the parliament. Don't worry, I'm not going to explain here in detail. सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के इंतखाबात के दौरान मुबैना तौर पर नाकाबिले अमल वादे करने के मामले में मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मंगल के रोज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही वाली बेंच ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील विकास सिंह से पूछा कि दरखास्त में सिर्फ 2 सियासी जमातों का ही क्यों जिक्र किया गया। चीफ जस्टिस ने सिर्फ पंजाब का जिक्र करने पर भी सवालात किए। सिंह ने बेंच को बताया कि इंतखाबात के वक्त तमाम सियासी जमातों की जानिब से पुरकशिश वादे किए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि नाकाबिल अमल वादों का बोझ आखिरकार अवाम को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने इस अर्जी को अहम बताते हुए मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने और जल्द समाअत करने की गुजारिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने की हिदायत के साथ ही कहा कि वो इस मामले की समाअत 4 हफ्ते बाद करेगी। उपाध्याय ने असेंबली इंतखाबात से पहले अवामी पुरकशिश वादों को मुनसिफाना इंतखाबात की जड़ों को हिला देने वाला करार देते हुए इसके खिलाफ हफ्ते को एक मफाद अम्मा की अर्जी दायर की थी। उन्होंने अपनी दरखास्त में पंजाब असेंबली के इंतखाबात के तनाजुर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के पॉपुलिस्ट वादों का जिक्र करते हुए दावा किया कि अवामी फंड से मुफ्त तहफ़ के गैर मकबूल वादों ने वोटरों को गैर जरूरी तौर पर मुतासिर किया है। दिल्ली की एक अदालत ने पीर के रोज जेएनयू के तालिब इल्म शर्जील इमाम के खिलाफ 2019 में शहरियत तरमीमी कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के खिलाफ मुजाहरों के दौरान उनकी तरफ से की गई मुबैना इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतालिक एक मामले में बगावत के तहत इल्जाम तय कर दिए हैं। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने हुक्म दिया कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124, 153A, 124 यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान तफरका पैदा करना, मुल्क से गद्दारी करना, इसके अलावा कौमी यकजहती के लिए नुकसानदा 505 यानी अवामी फसाद को हवा देने वाले बयानात और UAPA की दफ़ा 13 यानी गैर कानूनी सरगर्मियों की सज़ा के तहत इल्ज़ाम आयद किए जाएँ। इस्तिग़ासा के मुताबिक शर्जील इमाम ने मुबैना तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जामे मिलिया इस्लामिया में, 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीरें की थी, जिसमें उन्होंने
आसाम और बकिया शुमाली मशरिक को हिंदुस्तान से मनकता करने की धमकी दी थी। कबल अज़ीं अपने दिफा में शर्जील इमाम ने अदालत में कहा था कि वो दहशतगर्द नहीं है और उनके खिलाफ कायम किया गया मुकदमा कानून के जरिए कायम करदा हुकूमत के बजाय बादशाह के ताजियानी की तरह है। जबकि इस्तिगासा ने दावा किया कि शर्जील इमाम की तकरीर के बाद पुरतशद्दुद फसादात भड़क उठे थे। शर्जील इमाम जनवरी 2020 से अदालती हिरासत में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल के रोज 5G रोल आउट मामले में एक्ट्रेस जूही चावला के खिलाफ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दायर पिटीशन पर सुनवाई की, जिसमें जूही समेत 2 दीगर लोगों पर लगे 20 लाख रुपए के जुर्माने को घटाकर 2 लाख रुपए करने की तजवीज दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि सेलिब्रिटी होने के नाते समाज की भलाई के लिए कुछ काम उन्हें करने होंगे। जूही की तरफ से उनके वकील सलमान खुर्शीद ने बेंच के सामने उनका पहलू रखा। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली DSLSA के सेक्रेटरी को नोटिस जारी करके अपील कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। कोर्ट ने कहा कि हम पूरा जुर्माना माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे 20 लाख से घटाकर 2 लाख कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, चूंकि आपकी मौकिल एक सेलिब्रिटी है, हम चाहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज नेशनल वोटर्स डे के मौके पर जमहूरियत के माने बयान करते हुए लोगों से अपील की कि वो वोट जरूर दें ताकि कोई आपके हुकूक को सलब नहीं कर सके। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, जमहूरियत यानी इख्तिलाफ राय, जमहूरियत यानी पुरअमन एहतजाज, जमहूरियत यानी समाजी मसावत, जमहूरियत यानी आपका वोट दे ताकि कोई आपके हुकूक का गला ना घोंट सके। कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने इल्जाम लगाया कि पिछले 7 साल और 6 महीने में बैंकिंग इंडस्ट्रीज के साथ 5,35,000 करोड़ का धोखा हुआ है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गौरव वल्लभ ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर मुल्क के बैंकिंग निजाम को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। बैंकिंग इंडस्ट्री का जो हाल मोदी सरकार ने कर रखा, और ये इंडस्ट्री और ये एरिया आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5-6 दिन बाद देश का बजट आने वाला है। बैंकिंग इंडस्ट्री का मोदी सरकार ने जो हाल किया है, मैं उसका पहले 2 लाइन में व्याख्यान करूंगा। 5,35,000 करोड़ तो पिछले 7 साल और 6 महीने में बैंकिंग इंडस्ट्री से धोखाधड़ी हो चुकी है। मतलब लोग धोखा करके बैंकों का 5,35,000 करोड़ रुपया लेके गायब हो चुके हैं। कौन है वो लोग? हमारे मेहुल भाई। कौन है वो लोग? संदेश राज। कौन है वो लोग? नीरव मोदी। कौन है वो लोग? विजय माल्या, जिनकी आए दिन हम कोई सुदूर बीचेस पर, एग्जॉटिक बीचेस पर उनकी फोटोज देखते हैं, कभी वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें दिखाई देते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो मोदी सरकार ने उनको अपनी मौन सहमति दे रखी। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का पहला हाल तो ये किया कि पिछले 7 साल और 6 महीने, 7 years and 6 months, the total frauds in banking industry is 5.35 trillion rupees। मतलब 5.35 ट्रिलियन रुपीस अर्थात 5,35,000 करोड़ का धोखा बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ पिछले 7 साल और 6 महीने में हुआ। अब एनपीएस की बात कर लेते हैं। अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो पिछले 7 years फ्रॉम 2014 टू 2020, 2014 से लेकर 2021 के बीच सरकारी बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो ग्रॉस एनपीए है वो 4 गुना से बढ़ा है। The gross NPAs of PSPs are 4 times of gross NPAs of the preceding 7 years। मतलब हम 14 से लेके 21 के बीच अगर ग्रॉस एनपीएस का एडिशन देखें और उसकी तुलना 2007 से 14 के बीच के ग्रॉस एनपीए से करें तो ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी हुई है 4 गुना। ग्रॉस एनपीए 4 गुना बढ़ चुका। टोटल बैंक फ्रॉड हो चुके हैं 5,35,000 करोड़, जिसको हम कह सकते हैं 5.35 ट्रिलियन रुपीस। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। साबिक मरकजी वजीर कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ने मंगल के रोज कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने
कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। दोपहर में आरपीएन ने दिल्ली में बीजेपी की रुकनीत भी हासिल कर ली। उन्हें यूपी इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी ज्वाइन कराई। कांग्रेस ने एक दिन पहले यानी पीर के रोज ही आरपीएन सिंह को स्टार कैंपेनर बनाया था। वो झारखंड के इंचार्ज भी थे। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उसकी लड़ाई तकब्बुर के खिलाफ है और यह लड़ाई बुज़दिली से नहीं बल्कि बहादुरी और शिद्दत के साथ ही लड़ी जा सकती है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंत ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में सीनियर लीडर आरपीएन सिंह के पार्टी से इस्तीफा देने से मुताल्लिक एक सवाल पर कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई लड़ रही है वो बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। इसके लिए हिम्मत और ताकत की जरूरत है। और कांग्रेस की रियासती इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है कि बुज़दिल ये जंग नहीं लड़ सकते। मुझे अभी आधिकारिक तौर पे नहीं पता है वो कहां ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसी, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है, हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। पंजाब कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू ने आज असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के विजन को पेश करते हुए अपना पंजाब मॉडल पेश किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो की तरह पॉइंट्स बताते हुए उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्लानिंग कमीशन पर काम करते हुए स्वराज पंजाब में लाया जाएगा। सिद्धू ने
कहा कि पंचायतों और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में स्वराज लाने किसानों की माशी हालत सुधारने के साथ साथ नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा करने, खवातीन को माशी तौर से मजबूत बनाने और इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ही रिसर्च के बाद इस मैनिफेस्टो को तैयार किया जा रहा है और इख्तिदार में आने के बाद इसे लागू भी किया जाएगा। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि खबरों के मुताबिक लखीमपुर में थावर कबीले के एक नौजवान का पुलिस हिरासत में पीट कर कत्ल कर दिया गया। आगरा में अरुण वाल्मीकि, गाजीपुर में नरेंद्र पासवान जैसे कई मामलों में यूपी हुकूमत की पुलिस ने आइन और कानून के राज को रौंदते हुए जुल्म सितम का राज कायम किया। उन्होंने मजीद लिखा कि यूपी की आवाम इन 5 सालों का हिसाब मांगने के लिए तैयार है। यूपी की आवाम आइन की हिफाजत के लिए तैयार है, जो कि आवाम की हिफाजती ढाल है। बीजेपी हुकूमत ने इस हिफाजती ढाल को तहस नहस किया है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपना जमात भारतीय जनता पार्टी और मेन ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी पर तजरीम सियासत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि रियासत को जंगल राज में धकेलने के बाद भी उनकी जुमलेबाजी जारी है। इसके जवाब में हालांकि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन पार्टियों पर इख्तिदार में रहते हुए खुद कई काम किए बगैर सिर्फ इलेक्शन के वक्त तोहमतें लगाने का जुमला कसा है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के पेश नजर मायावती ने मंगल को अपनी हरीफ जमात बीजेपी पर जुमलेबाजी करने और समाजवादी पार्टी पर शर पसंद अनासिर को तहफ्फुज देने का इल्जाम लगाया। एसपी और बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने ट्वीट में कहा कि बीएसपी को छोड़कर सभी पार्टियों की हुकूमतें तजरीम सियासत और जराइम को सियासत की पनाहगाह बनाने, कानून के साथ खिलवाड़ और अपनी पार्टी के गुंडों व माफियाओं को तहफ्फुज वगैरह से यूपी को जंगल राज में ढकेल उसे गरीब व पिछड़ा बनाए रखकर आवाम को परेशान करने की गलती की है, लेकिन उनकी जुमलेबाजी जारी है। इसके कुछ वक्त बाद उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार कर एसपी और बीएसपी का नाम लिए बगैर ही कहा कि अपोजिशन पार्टियां जब इख्तिदार में होती हैं तब कोई काम नहीं करती और इलेक्शन आने पर इल्जामात के तीर चलने लगते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल के रोज कहा कि दिल्ली हुकूमत गुज़िश्ता 7 सालों में तालीम के शोबे में इनकलाबी काम करके बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के ख्वाबों को पूरा कर रही है। केजरीवाल ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान कौमी परचम लहराकर हमवतनों को मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह के ख्वाबों को पूरा कर रही है। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। दोनों ने सपना देखा था एक क्रांति का, एक रेवोल्यूशन का। आज वही क्रांति और वही रेवोल्यूशन हम लोगों का भी सपना है। मुझे खुशी है कि चाहे आजादी के 70 साल बाद ही सही, लेकिन दिल्ली के अंदर इन लोगों का सपना अब धीरे धीरे पूरा होने लगा है। आज सवेरे जब दिल्ली के स्कूल खुलते हैं तो उनकी ये क्रांति हर दिल्ली के स्कूल के अंदर जीवंत हो जाती है। आज दिल्ली के हर बच्चे की आंखों के अंदर वो क्रांति नजर आती है। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं ये ऐलान करता हूं कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर के अंदर, दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अब हम नेताओं की तस्वीर नहीं लगाएंगे, अब मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगानी, अब हमें तस्वीरें लगानी है इन 2 महानुभावों की, बाबा साहब अम्बेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की। इन दोनों के असूलों के ऊपर हमारी दिल्ली सरकार चलेगी और ये दोनों हम लोगों को हर कदम पे प्रेरणा देते रहेंगे। राजस्थान की जमीन पर आसमान से गिरते मीटियोरॉइड्स या एस्टेरॉइड्स के पहली बार सीसीटीवी कैमरे में कैद होते ही दुनिया भर में हलचल मच गई है। 3 जनवरी को हुए इस रोमांचक वाकये के बाद साइंटिस्ट की निगाहें नागौर के बड़ाइली और उसके 40 किलोमीटर दायरे के 15 गांव में टिकी है। इसरो की टीम इसका राज खोजने में जुटी है। रियासत में अब तक 31 मीटियोरॉइड्स गिरे हैं। इन पत्थरों में कई राज स्पेस से जुड़े हैं जो छुपे हुए हैं और साइंटिस्ट इन राजों को खोजना चाहते हैं। इनकी कीमत करोड़ों में है। साल 2000 के बाद अब तक
6 अलग अलग तरह के स्टीरॉइड्स राजस्थान की जमीन पर गिरे हैं। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा गया। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में 39,68,851 अफराद कोरोना मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 9,442 अफराद ने अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 35,66,00,000 के पार हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 56,25,913 हो गई। अब तक 28,28,18,468 अफराद ने कोरोना को मात दी है, लेकिन दुनिया भर में अब भी 6,82,16,704 अफराद का कोविड का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केसेस घटे हैं। पीर के रोज यानी पिछले 24 घंटे सुबह 8 बजे तक की आज अगर हम बात करें तो 2,55,874 नए कोरोना मुतासरीन मिले। इस दौरान 2,67,000 अफराद ठीक भी हुए, जबकि 614 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले नए मुतासरीन में करीब 50,000 यानी 16.39% की कमी आई है। मुल्क में फिलहाल एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद 22,36,000 है। इतवार के रोज पॉजिटिविटी रेट 20.7% था, जो पीर के रोज घटकर 15.5% हो गया। इतवार को मुल्क में 3,06,064 नए कोरोना मुतासरीन मिले थे। इस दौरान 2,43,000 लोग ठीक हुए थे, जबकि 449 लोगों की मौत हुई थी। वहीं हफ्ते के रोज 3,33,533 नए कोरोना मुतासरीन मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के 13 जज और वहां रजिस्ट्री के 400 मुलाजिमीन कोविड-19 की तीसरी लहर की जद में आए हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने खुद मंगल को समाअत के दौरान अदालत में कोरोना के मुज़िर असरात के बारे में ये इत्तला शेयर की। समाअत के दौरान एक वकील ने बेंच के सामने शिकायत की कि उनका केस फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दर्ज नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि अदालत के 13 जजों के साथ रजिस्ट्री का 400 का मामला कोविड-19 से मुतासिर है। अगर आपको मसाइल का इल्म नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। जस्टिस रमना ने मजीद बताया कि हमारे इदारे ताउन नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम काम कर रहे हैं। बराए करम इसे समझने की कोशिश करें। लता मंगेशकर कोरोना इन्फेक्शन से ठीक हो रही हैं। इस बात की जानकारी लता मंगेशकर के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से दी गई है। पोस्ट में लिखा गया है कि लता दीदी की सेहत में इंप्रूवमेंट हो रहा है और वो अभी आईसीयू में ही रहेंगी। दीदी की सेहत से जुड़ी हुई झूठी खबरों पर ध्यान ना दें। 92 साल की लता मंगेशकर को 9 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ब्रीच कैनेडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने सिंगापुर को 9-1 से हराकर एशिया कप के सेमीफाइनल में दाखिल होने के साथ ही स्पेन और नीदरलैंड में होने वाले 2022 FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला 26 जनवरी को कोरिया से होगा। हिंदुस्तान ने अपना आखिरी पूल मैच पीर को मस्कत में सिंगापुर के खिलाफ 9-1 से जीता था। इससे कबल हिंदुस्तान को जापान के हाथों 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हिंदुस्तान ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 9-0 से शिकस्त दी थी। एशियाई बाजारों में सबसे ज्यादा गिरावट हिंदुस्तान में पिछले 5 दिनों में देखी गई है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में बजाज फिनसर्व सबसे ज्यादा 15% टूटा, जबकि एक दिन में मुकेश अंबानी की जायदाद में 31,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। पीर के रोज हिंदुस्तानी बाजार करीब 2.6% तक टूट गए थे। 26 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट थी। शेयर बाजारों में आज लगातार छठे दिन भारी गिरावट रही। 18 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। इस दौरान एशियाई बाजारों में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का बाजार टूटा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का निफ्टी जहां करीब 7% गिरा, वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी 6.7% टूटा। साउथ कोरिया का मार्केट 3.4%, जबकि ताइवान का 2.9% टूटा। कैमरून की दारुल हुकूमत याओंदे में पीर के रोज फुटबॉल की अफ्रीका कप ऑफ नेशंस मैच के दौरान मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग जख्मी हो गए। इससे पहले याओंदे के ही एक नाइट क्लब में आग लगने की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई थी। महीने भर चलने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट की वजह से बड़ी तादाद में लोग याओंदे पहुंचे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।